नमस्कार दोस्तों आपने कभी तो आईबीएस के बारे में जरूर सुना होगा, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो आप इससे जरूर वाकिफ होंगे, और अगर आप नॉर्मल पीपल है जो कि मेडिकोस नहीं है तो क्या होता है दोस्तों कि सिंड्रोम यानी कि ग्रुप ऑफ डिसीजेस जिनमें बहुत सारे डिसीज कंडीशन एक साथ आ जाती है, या फिर एक डिसीज में हमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि आजकल आईबीएस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, क्योंकि आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके कारण आईबीएस बहुत ज़्यादा प्रोन हो चुका है। साथ ही साथ हमारी जो हैबिट्स है उससे भी आईबीएस बहुत जल्दी फैल रहा है, और साथ ही साथ लोगों में ये आजकल कॉमनली दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसी आईबीएस की कंडीशन में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है, लक्षण क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है, और साथ ही साथ आप इसे कैसे क्योर कर सकते हैं, यानी कि आप इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, उस लाल वाले बटन पर दबा दीजिए ताकि वो ग्रे हो जाए। इससे क्या होगा दोस्तों कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और साथ ही साथ मेरी जो अगली वीडियोस है जो मैं नई अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच पाएगी, इससे कि आप मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, और साथ ही जिनमें ये प्रॉब्लम है, जिनमें आईबीएस की प्रॉब्लम है, जिनमें आईबीएस का डिसीज है, उन लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईबीएस होता क्या है। देखिए फुल फॉर्म है इसका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कई बार दोस्तों क्या होता है कि लोग आईबीडी और आईबीएस दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। आईबीडी यानी कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, और आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो आज हम आईबीएस के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि बाउल यानी कि आंतें यानी कि इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर हम मेनली बात करेंगे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जो कि हमारी बड़ी आंत है, जिससे कि हमारा मल यानी कि स्टूल पास होता है। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों, नॉर्मली हमारे आंतों की जो फंक्शन रहती है वो क्या रहता है, खाना पचकर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। तो बड़ी आंत में क्या होता है कि दोनों भी इंटेस्टाइन में एक मूवमेंट रहती है जिसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर मान लो ये पाइप है ऐसी, तो पहले खाना यहाँ पर है तो ये हिस्सा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, खाना यहाँ आएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, खाना आगे आएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, खाना ऐसे आगे, ऐसे वो पूरी तरह से हमारे रेक्टम से वो पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, बड़ी आंत के 2-3 काम है। उसमें से एक है जो कि हमारा खाना रहता है पचा हुआ, उसका स्टूल में कन्वर्जन करना। तो वो कैसे होता है कि जो भी हमारे खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स थोड़े फार बचे, कुछ न्यूट्रिएंट्स बचे, उनको ऑब्जर्व कर लेता है। साथ ही साथ क्या होता है, जो वाटर रहता है उसे भी ऑब्जर्व करता है, और फिर ऐसे आगे आगे बढ़कर वो उसे स्टूल के रूप में रेक्टम में स्टोर करके फिर वो पास हो जाता है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इसी फंक्शन हैम्पर्ड हो जाता है, यही फंक्शन हैम्पर्ड होता है। इसी के कारण कई बार क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, स्टूल पास ही नहीं होता, और कई बार क्या हो जाता है कि डायरिया हो जाता है, यानी कि स्टूल बहुत जल्दी पास हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। ठीक है, तो आईबीएस के 2 टाइप है दोस्तों, एक है कॉन्स्टिपेशन प्रोमिनेंट आईबीएस और दूसरा है डायरिया प्रोमिनेंट आईबीएस। यानी कि लोग जो आईबीएस के पेशेंट होते हैं उनमें हमें दोनों चीजें देखने को मिलती है, एक तो कॉन्स्टिपेशन डायरिया दोनों भी होती रहती है। लेकिन जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन ज्यादातर देखने को मिलता है और डायरिया कम रहता है उनमें हम कॉन्स्टिपेशन प्रोमिनेंट आईबीएस कहेंगे, और जिन लोगों में डायरिया ज्यादा और कॉन्स्टिपेशन कम रहता है तो उन लोगों को हम डायरिया प्रोमिनेंट आईबीएस डिसीज कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मूवमेंट रहती है, कॉन्स्टिपेशन के समय जो मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है, इसके कारण स्टूल आगे बढ़ नहीं पाता और वहां पर वो सूख जाता है, पूरा ड्राई हो जाता है, इसी के कारण कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। और डायरिया के समय जो मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी लार्ज इंटेस्टाइन की, तो जल्द से जल्द जैसे ही खाना आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, उसी फट वो निकल जाएगा, इसीलिए दस्त लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका मेन जो कारण रहता है वो जितना कि हमारे खान पान के हैबिट्स है उनसे भी ज्यादा जो कि हमारी मेंटल कंडीशन रहती है उसकी वजह से आईबीएस ट्रिगर होता है। ठीक है, मेंटल कंडीशन यानी कि स्ट्रेस। दोस्तों देखिए आईबीएस होने के रीजन में हमें पढ़ाया जाता है या फिर बताया जाता है कि हरी वरी और स्पाइसी करी। हरी यानी कि जल्दबाजी में खाना खाना, जल्दबाजी में काम करना, जल्दबाजी में पानी पीना। तो इन कंडीशन से हमारी जो मोटिलिटी रहती है बड़े इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत की, वो खराब हो जाती है, इसके कारण आईबीएस प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ वरी यानी कि टेंशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज्यादा तनाव में रहना, तो इन चीजों के कारण भी आईबीएस होता है। इसके साथ ही दोस्तों स्पाइसी करी, यानी कि स्पाइसी करी खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या होता है कि खाने के बाद वो पेट में नुकसान देती है, साथ ही साथ भी बड़े इंटेस्टाइन पे भी नुकसान करती है। ठीक है, तो इन तीनों चीजें से हमें बचना है। साथ ही साथ दोस्तों ऐसी कुछ चीजें रहती है जिससे कि आईबीएस ट्रिगर होता है, जैसे कि कैफीन हो गया जो कि कॉफी में रहता है। ठीक है, उसी के साथ अल्कोहल हो गया,
और जो कि हमारी सेडेंटरी हैबिट्स है वो भी इसमें इंक्लूड होगी। अगर हम वेजिटेबल्स कम खाएं तो इससे भी हमारा आईबीएस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ठीक है। और आपको आज की जनरेशन तो पता है कि बहुत सारी जो कंडीशन है, लोग क्या करते हैं, नाइट में ज़्यादातर काम करते हैं, उससे क्या होता है कि स्लीप अच्छी तरह से नहीं होती, एंजाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ती है। आज की दुनिया में ज़्यादातर वर्क कंप्यूटर पर है, एक जगह बैठ कर है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बाहर एक्सरसाइज कम है, इसकी वजह से हाथों की मोटिलिटी कम रहती है, इससे भी आईबीएस प्रोड्यूस होता है। तो हमारी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल एक तरह से आईबीएस के लिए पूरी सी प्रोन हो चुकी है, इसीलिए आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिसीज हो गया। तो डिसीज कॉमन है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें उसे ट्रीट नहीं करना है, ऐसे ही कॉमन कॉमन बोलकर छोड़ देंगे, ट्रीट तो जरूर करना है। और दोस्तों अगर आप एलोपैथी या फिर मॉडर्न मेडिसिन का अगर आप सहारा ले तो उसमें क्या होता है कि आप जब तक मेडिसिन लेंगे तब तक आपको अच्छा लगेगा, जब आप बंद कर देंगे आपका स्ट्रेस उसी लेवल पर चल रहा है तो ये कंडीशन आप क्योर नहीं कर पाएंगे। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन से क्या होता है, मेंटल स्फीयर पर आपका एक्शन जरूर होगा, साथ ही साथ आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, आपकी जो रूट कॉज है उससे होम्योपैथी पूरी तरह से इस डिसीज को क्योर कर देगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन से, उस मेडिसिन के क्या क्या सिम्टम्स है, और अगर आप अपने खुद से मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आपको कौन सी मेडिसिन किस सिम्टम के आधार पर सिलेक्ट करनी है, कौन सी पोटेंसी में सिलेक्ट करनी है, किस वक्त लेनी है, कितनी बार लेनी है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो आईबीएस कंडीशन में सबसे पहले मेडिसिन है जिसे हमें सोचना चाहिए वो है दोस्तों नक्स वोमिका। देखिए दोस्तों नक्स वोमिका काफी ज्यादा बढ़िया मेडिसिन है आईबीएस कंडीशन में, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो पेशेंट रहता है, पेशेंट में अगर हम मेंटली बात करें पेशेंट का नेचर कैसा है, तो पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेबल रहता है, छोटी छोटी चीजों से चिढ़ जाता है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा जल्दी एंग्री हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। इसके साथ क्या हो जाता है, वो दूसरों पर चिल्लाता है, ऐसा खुद का डोमिनेंस दिखाना चाहता है, इस टाइप का पेशेंट रहता है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों क्या होता है, अगर पेशेंट कोई बात कहे और आगे वाला उस पर अपोज कर दे तो इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। एक टिपिकल टीचर कैसा रहता है, गुस्सेल टीचर जो बच्चों से किस तरह से काम करवाता है, उसी को आपको यहाँ पर उसे इमेजिन करना है। साथ ही साथ दोस्तों जो बहुत ज्यादा तेज आवाज रहती है, तेज रोशनी रहती है, तो उनसे पेशेंट को काफी ज्यादा तकलीफ रहती है। इसी के साथ अगर हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो उसमें क्या रहता है कि पेशेंट को रात में काम करने की आदत बन जाती है। एक तो पेशेंट परफेक्शनिस्ट रहता है, हर एक कामों से एकदम टिप टॉप चाहिए रहता है, और ज्यादातर काम करने की आदत पड़ जाती है, मेंटल वर्क बहुत ज्यादा करने की आदत है, इसी की वजह से रात भर काम करना चाहेगा। और रात भर काम करने के लिए क्या करेगा पेशेंट, कॉफी पिएगा, तो कॉफी में क्या रहता है, कैफीन भी रहता है। साथ ही साथ अगर रात भर काम करता है तो नींद नहीं होगी, नींद न होने के कारण स्ट्रेस रहेगा, तो उस स्ट्रेस के अंदर वो अल्कोहल कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो अल्कोहल कंज्यूम करने से भी आईबीएस प्रोड्यूस होगा। तो ये सारी की सारी चीजें मिलाकर आईबीएस की तरफ इशारा करती है। इसी के साथ ही क्या होता है कि जब भी पेशेंट खाना खाएगा तो उसे ऐसा लगेगा कि पेट फूल गया है, ऐसा पेट में कुछ तो रखा है, ऐसा पत्थर सी कोई चीज है, इतनी तरह से उसे ऐसे प्रेशर महसूस होगा खाना खाने के 1-2 घंटे बाद। साथ ही साथ खाना खाने के बाद ऐसा पेट फूलने के बाद उसे लगेगा कि मुझे अब वोमिटिंग करनी है, वोमिटिंग करूंगा तो ही मुझे अच्छा लगेगा। ये एक स्पेशल सिम्टम है, जो भी खाएगा वोमिट कर देगा, ठीक है। और अब सुबह जब उठेगा तो स्टूल पास करते समय दोस्तों इसका स्टूल कभी भी एक बारी में पूरा पास नहीं होगा, हर बार कॉन्स्टिपेशन रहेगा। तो कॉन्स्टिपेशन भी कैसा रहेगा कि एक बार जाएगा, थोड़ा सा पास करेगा, फिर वापस आकर उसे से लगेगा कि फिर से मुझे जाना है। तो ऐसे इनफेक्चुअल डिजायर, और साथ ही साथ कॉन्स्टेंटली वो जाता रहेगा जब तक उसे पूरी तरह सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। और साथ ही साथ इसी के बीच में कई बार डायरिया होता जाएगा, डायरिया भी इसी टाइप का, थोड़ी बार जाएगा, थोड़ा डायरिया होगा, थोड़े दस्त लगेंगे, उसके बाद फिर से वो रिपीट करेगा। तो ऐसा ही कांस्टेंट होता रहता है, ठीक है। तो एक नक्स वोमिका के सारे सिम्टम्स है। अगर आपको नक्स वोमिका को लेना है तो आप इसे 30 पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 30 पोटेंसी का सिंगल डोज आपको रात में लेना है, सोने से पहले, ठीक है। सोने से 1-8 घंटे पहले आपको इसे लेना है, क्योंकि नक्स वोमिका रात के समय बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। और लेने के बाद 7 से 15 दिन तक वेट कीजिए, देखिए सिम्टम्स कैसे कम होते ज्यादा होते, इसके हिसाब से आप अगली मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारी दूसरी मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम, जिसे हम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, कॉमन नेम। देखिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। इसी पेशेंट जो होते हैं वो नेचर से काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, ऐसी उनकी टेंडेंसी रहती है। लेकिन क्या होता है, पेशेंट बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं। जब उनके आईबीएस प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो उस कंडीशन से पेशेंट दुबला होने लगता है। अगर मान लो पेशेंट पहले बहुत ज्यादा मोटा हेल्दी था, तो वो साल दर साल पतला होते जाएगा, पूरा सूख जाएगा, इस टाइप का, ठीक है। अब इनमें मेंटल कंडीशन कैसी रहती है कि ये जो भी अगर मान लो
कल इन्हें किसी ट्रिप के लिए जाना है या फिर किसी ऐसी जगह पर जो वो काम रोज रोज नहीं करते, तो वो बार बार उसी के बारे में सोचेंगे, मुझे ट्रेन मिलेगी कि नहीं, कल क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा कि, इसका उसे बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है, यानी कि फियर ऑफ एंटीसिपेशन। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसे कोई ऐसा स्पीच देना है स्टेज पर, तो उससे पहले बहुत ज़्यादा डर जाएगा, बहुत ज़्यादा उसके बारे में थिंकिंग करेगा, इस टाइप का, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाला पेशेंट रहता है। और इसी के टेंशन में क्या होगा, जब भी पेशेंट के एग्जाम रहेंगे या फिर कोई वैसा काम रहेगा जिसका उसे टेंशन आ रहा है, तो उस हर एक काम के पहले वो टॉयलेट जाना चाहेगा, हर एक काम के पहले डायरिया प्रोड्यूस होगा, यानी कि हर एक काम के पहले उसे दस्त लगेंगे। ठीक है, तो एग्जाम के पहले वो चार पांच बार टॉयलेट में जाकर आएगा। तो इस टाइप की कंडीशन रहेगी अर्जेंटम नाइट्रिकम पेशेंट की। ठीक है, साथ ही साथ पेशेंट को मीठा खाने की इच्छा बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मीठा खाने के बाद उसकी जो कंप्लेंट्स है वो भी बढ़ेंगी। और साथ ही साथ दोस्तों क्या रहता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है इन्हीं कंडीशंस के कारण, और जो भी डायरिया, जो भी दस्त रहेगी वो हरे कलर के, यानी कि ग्रीनिश टाइप के रहेंगे। ठीक है, और क्या रहता है, पेशेंट जब भी खाना खाएगा तो खाना खाने के बाद जब भी तुरंत खाना स्टमक में जाएगा तो स्टमक फूल जाएगा, पूरे खाने का गैस फॉर्म होगा और पेशेंट को ऐसा आगे खाने की इच्छा नहीं होगी। और साथ ही साथ जब भी गैस पास होगा तो भी पेशेंट को काफी ज्यादा तकलीफ होगी, यानी कि खाना खाते ही पेट पूरी तरह से फूल जाता है, पेट में पूरी तरह से गैस फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस अगर आपको पेशेंट में दिखे तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेशियम में सिंगल डोज सुबह आप दे सकते हैं, उसके बाद 7 से 15 दिन वेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 30 पोटेशियम में स्टार्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि रेमेडीज एग्रीवेशन दिखाती है, आपकी प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए 30 पोटेशियम में और सिंगल डोज में आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, उसके बाद आप आगे के बारे में सोचिए। इसके बाद है दोस्तों हमारी तीसरी रेमेडी, जो कि है लाइकोपोडियम, जिसे हम लाइकोपोडियम क्लेवेटम भी कहते हैं। दोस्तों लाइकोपोडियम पेशेंट का रहता है, फिजिकली वीक रहता है, ऐसा सूखा सूखा पेशेंट रहता है, लेकिन दिमाग से बहुत ही ज्यादा शातिर, मेंटली कीन रहता है बहुत ज्यादा। साथ ही साथ पेशेंट लालची रहता है, यानी कि ग्रीडी रहता है, इनमें और चीजें नहीं चाहिए, थोड़ा पैसा मिला नहीं मुझे और चाहिए, ऐसी इनकी टेंडेंसी रहती है। ठीक है, इन्हें भी खाने में मीठा पसंद रहता है। साथ ही साथ दोस्तों क्या होता है, खाने के बाद इनका जो लोअर एब्डोमेन है वहां पर काफी ज्यादा पेन रहता है, पेशेंट बहुत ज्यादा पेनफुल उनकी कंडीशन हो जाती है। साथ ही साथ खाना खाते ही पेट में बहुत ज्यादा गैस फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन रहती है। पेशेंट में डायरिया, कॉन्स्टिपेशन ये भी अल्टरनेट करता है। ठीक है, और अगर मेंटल में और एक बात करें तो पेशेंट को अकेला रहना पसंद नहीं है, पेशेंट हमेशा अपने साथ किसी को जरूर चाहता है, अगर वो अकेला रहा तो उसे डर लगने लगता है। इसी के साथ ही दोस्तों जो पेशेंट में भूख लगती है वो पेशेंट को बार बार भूख लगती है, हर एक घंटे में भूख लगेगी, लेकिन भूख लगने के बाद अगर 2-3 निवाली भी खाएगा तो भी खाना गले तक आ जाएगा, 2-3 निवालों में उसका पेट भर जाएगा। ठीक है, तो याद क्या आपको रखना है कि पेशेंट को बार बार भूख लगेगी, लेकिन 2-3 निवाली खाते ही उसका पेट गले तक भर जाएगा। ठीक है, तो ये खास सिम्टम है जो कि हमें लाइकोपोडियम पेशेंट में दिखाई मिलता है। इसी के साथ ही पूरे पेट में ब्लोटिंग रहेगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और ब्लोटिंग के साथ ही क्या रहेगा दोस्तों, जब भी पेशेंट डकार मारेगा तो पूरी डकार खट्टी रहेगी, जब भी पेशेंट का स्टूल पास होगा, मल पास होगा, तो वो पूरे एनल रीजन में ऐसी बर्निंग होगी क्योंकि खट्टापन रहेगा उसमें भी। ठीक है, वोमिटिंग होगी, वो भी पूरी तरह से खट्टी रहेगी, एकदम सार रहेगी, ऐसा पूरे मुंह में ऐसी जलन सी महसूस होगी। ठीक है, पूरा खट्टा पड़ जाएगा मुंह, इस टाइप की कंडीशन। और डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में मैंने आपको बताया कि इनएफेक्चुअल अर्जिंग पास करने जाएगा लेकिन स्टूल पास नहीं होगा, दस्त के समय भी थोड़े से पास हो गए, उसके बाद 5-10 मिनट बाद उसे फिर जाना पड़ेगा, तो इस टाइप की कंडीशन रहती है। तो लाइकोपोडियम को भी अगर आपको लेना है तो इसे भी आप 30 पोटेशियम में एक बार लीजिए, साथ ही साथ 7 से 10 दिन के लिए वेट कीजिए, शायद आपको 20 दिन भी वेट करना पड़ सकता है क्योंकि लाइकोपोडियम थोड़ी सी स्लो रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी पर स्लो एक्ट करती है। ठीक है, तो उस कंडीशन को भी आपको ध्यान में रखते हुए मेडिसिन का प्रयोग करना है। अगर आप चाहे तो आपके नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह इसमें जरूर ले सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों हमारी जो अगली वाली मेडिसिन है वो है एलोसोकोट्रिना, जो कि किससे बनती है, एलो आपको पता है, उसे हम मराठी में कोरफड कहते हैं, हिंदी में मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसकी इमेज यहाँ पर लगा दूंगा, आप देखिए। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम एलो का पत्ता कट करते हैं उसमें जैसे कैसे म्यूकस निकलता है, तो इन पेशेंट में भी जब भी डायरिया रहेगा, दस्त रहेगी, तो स्टूल के पास मल के साथ ही इतने ज्यादा अमाउंट में म्यूकस रहेगा, एकदम जेली टाइप ऐसा उनका स्टूल रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, जब भी पेशेंट कुछ खाएगा या फिर कुछ पिएगा उसके तुरंत बाद पेशेंट को स्टूल पास करने की इच्छा होगी, इसीलिए वो खाना खाते ही या फिर कुछ पीते ही टॉयलेट में चला जाएगा। इसी के साथ क्या होता है दोस्तों कि पेशेंट को जब भी दस्त लगेगी तो पेशेंट उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जब भी उसे प्रेशर आएगा उसे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि वो पैंट में कर देगा, इतनी ज्यादा वो
एनल स्फिंक्टर रहती है उस पर उसका कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। और इसी के चलते क्या रहता है कि जब भी पेशेंट को हार्ड स्टूल रहेगा तो हार्ड स्टूल ऐसे तो पास नहीं होता, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन इन पेशेंट्स में हार्ड स्टूल भी इनवॉलेंट्री पास हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि जो एनल स्फिंक्टर है, गुदा द्वार है, तो उसका वो कंट्रोल कितना ज्यादा कम हो गया है, ठीक है। और अगर मेंटल की बात करें तो पेशेंट को ना काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मेंटली भी वर्क नहीं करना चाहता और फिजिकली भी वर्क नहीं करना चाहता। इस टाइप की पेशेंट की टेंडेंसी रहती है। साथ ही साथ दोस्तों क्या होता है कि जब भी पेशेंट स्टूल पास करेगा तो पास करने से पहले पेट में बहुत ज्यादा ऐसी गुड़गुड़ रहेगी, बहुत ज्यादा पेन रहेगा, और स्टूल का पास करते समय भी बहुत ज्यादा पेन और गुड़गुड़ रहेगी। और पेशेंट स्टूल पास करते समय इतना ज्यादा थक जाएगा, इतना ज्यादा प्रोस्ट्रेशन उसमें रहेगा कि वो जोर लगाते या फिर पास करते समय उसके पेन से पेशेंट पूरी तरह से थक जाएगा, पूरी तरह से स्वेटिंग रहेगी, पूरा ऐसे वो वीकनेस आ जाता है, उस टाइप की पेशेंट की कंडीशन रहेगी। और स्टूल पास करने के बाद थोड़ा सा उसे रिलैक्सेशन महसूस होगा, ठीक है। लेकिन स्टूल पास करने से पहले और पास करते समय पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसी के साथ ही इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि पेशेंट में कई बार पाइल्स भी प्रोड्यूस हो जाता है। वो भी पाइल्स ऐसे गुच्छे में पाइल्स आती है, ऐसे बंच, जैसे कि अंगूर के गुच्छे कैसे रहते हैं वैसे काले जामुन देखिए आपने, काले अंगूर, उस टाइप के ब्लू टाइप पाइल्स रहती है पेशेंट में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप एलो दोस्तों, एलो क्या है, वो एक्यूट रेमेडी है, तो आप इसे बार बार रिपीट कर सकते हैं। सुबह शाम 30 पोटेंसी 2 बूंद सीधा जीभ पर या फिर 4 ग्लोबल्स आप ले सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। हमारी जो नेक्स्ट रेमेडी है दोस्तों वो है एलुमिना। देखिए दोस्तों, एलुमिना पेशेंट है ना, वो इमोशनली बहुत ज्यादा ड्राई रहता है, यानी कि अगर उसके सामने किसी की मृत्यु भी हो जाए तो भी वो रोएगा नहीं, इमोशनली बहुत ज्यादा ड्राई रहेगा, बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा दर्द भी नहीं रहेगा, एकदम ऐसे न्यूट्रल टाइप के पेशेंट रहते हैं। तो इनमें क्या रहता है, इमोशनली जितने ज्यादा ड्राई है, इंटेस्टाइन भी उतना ही ज्यादा ड्राई रहता है। और अगर इंटेस्टाइन ड्राई है, बहुत ज्यादा पानी को सोख लेगा, तो स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड होगा और पास करते समय इन्हें इतने ज्यादा जोर लगाना पड़ता है कि क्या ही बोले, आधा आधा घंटा स्टूल पास ही नहीं होता, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग करते, बहुत ज्यादा जोर लगाते, स्टूल ऐसा नॉटी ऐसी गाठी बन जाती है और बहुत ज्यादा हार्ड इस टाइप का इनमें स्टूल रहता है। इसी के साथ ही दोस्तों क्या रहता है, अगर स्टूल सॉफ्ट भी रहा तो भी वो भी पास करने में इन्हें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन के दौरान तो इन्हें 1-2 दिन तक, जब तक स्टूल पूरा का पूरा भर ना जाए रेक्टम में, तक इन्हें स्टूल पास करने की जो डिजायर रहती है वो प्रोड्यूस ही नहीं होती। जब तक रेक्टम पूरा भर नहीं जाता तब तक ये स्टूल पास करने के लिए जाते नहीं है। इस टाइप के पेशेंट्स रहते हैं, तो आपको इन कंडीशंस में एल्यूमिना 30 से ही ट्रीटमेंट चालू कर देनी चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों ये सारी रेमेडीज तो हो गई, लेकिन कई बार क्या रहता है कि आईबीएस पेशेंट में पेट का दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पेशेंट ऐसे आगे ऐसे घुटनों को सामने लेकर पूरा तरह मुड़ जाता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों उस पेन को कम करने के लिए आपको एक पेन किलर के रूप में आपको कोलेसिन को अपने पास जरूर रखना चाहिए। कोलेसिन को आप 30 पोटेशियम रख सकते हैं और 2-2 घंटे बाद उसे आप रिपीट कर सकते हैं जब तक कि एब्डोमिनल पेन कम नहीं हो जाता। तो इसे आप एक कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी के रूप में या फिर एक इमरजेंसी रेमेडी के रूप में अपने साथ रखिए, और जब भी बहुत ज्यादा तेज एब्डोमिनल पेन चालू हो जाए तो आप इसे 2-2 बूंद 2-2 या फिर 1 घंटे में आप इसे रिपीट कर सकते हैं, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको आईबीएस के सिम्टम्स बताए, साथ ही साथ कौन कौन सी मेडिसिन है जो इस पर काम करती है ये भी बताई। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी कंडीशन पर वीडियो बनाऊं और साथ ही साथ उसकी रेमेडीज बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी फैमिली में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए और हमारी फैमिली जल्द से जल्द बड़ी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और जाते जाते एक चीज आपको बताऊंगा, अगर आपको रेमेडीज इतनी ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आती तो आप इसे खुद पर ट्राई करने से पहले एक बार अपने होम्योपैथिक कंसल्टेंट से सलाह जरूर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तब तक के लिए नमस्कार, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।